हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का क्या कंसेप्ट है एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, जिसमें आपने देखा कि अगर कोई नॉन सीरियल शेड्यूल एक सीरियल शेड्यूल की कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो वो नॉन सीरियल शेड्यूल दोस्तों एग्जैक्टली वही इफेक्ट क्रिएट करेगा जो एक सीरियल शेड्यूल करता है, और इसलिए उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियलाइजेबल है और इसलिए वो करेक्ट रिजल्ट वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मेरे पास नॉन सीरियल शेड्यूल है और वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो क्या उस केस में वो एग्जैक्टली वही इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जो एक सीरियल शेड्यूल करे? तो आंसर है यस। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है इसका मतलब वो सीरियलाइजेबल नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा कि सीरियलाइजेबल का क्या कंसेप्ट था कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल तब सीरियलाइजेबल है जब वो किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, मतलब किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट इफेक्ट को क्रिएट करे। तो उसमें वन ऑफ द टाइप हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर कोई नॉन सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो एक सीरियल शेड्यूल के जैसा ही इफेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन जरा हम लोग दोस्तों इस केस को देखते हैं, शायद आपको इस एग्जांपल के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो दो एग्जांपल है उसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के डायरेक्शन देखिएगा कि यहाँ पर ये रीड कर रहा है वेरिएबल ए को, फिर यहाँ पे राइट कर रहा है, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ पेयर। फिर उसका दोस्तों इस राइट के बाद ये एक राइट है, राइट। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये एक राइट है। तो अगर हम लोग इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाए तो देखो कैसे बनेगा, T1 T2 T3, राइट। अब जो डायरेक्शंस है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के वो लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर T1 से T2 की तरफ है, डायरेक्शन समझ रहे हैं ना हम कैसे लिख रहे हैं, पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, पहले रीड हो रहा है फिर राइट हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले राइट फिर राइट, लेकिन उसके पहले टाइमलाइन में देखोगे ये वाला है, ये राइट के बाद ये राइट हो रहा है। T2 से T1 की तरफ ये है ना। उसके दोस्तों T2 से यहाँ पर T3 की तरफ एक है, और ये भी देखो कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट एंड राइट है ना। दूसरा है हमारे पास T1 से T3 की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों कि जो भी हमारे पास ये रीड और राइट ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा T1 से T3 की तरफ। इस दोस्तों प्रेसिडेंस ग्राफ में यहाँ पर आपको साइकिल देखने को मिल रहा है, इसलिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। मतलब हम एक ऐसा कोई भी सीरियल शेड्यूल नहीं फाइंड कर सकते जिसमें सारे कॉन्फ्लिक्टिंग दोस्तों जो पेयर्स हैं वो उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर साइकिल है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें क्या हम एक ऐसा कोई सीरियल शेड्यूल फाइंड कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कोई सीरियल शेड्यूल फाइंड कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली वही इफेक्ट क्रिएट हो जो ये कर रहा है? ओके, तो जरा हम लोग थोड़ी देर में उसके ऊपर आएंगे। फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास ये एक शेड्यूल है और ये एक शेड्यूल है, दोनों सेम के सेम ट्रांजैक्शंस यूज कर रहे हैं, बस जो ऑपरेशंस हैं वो आगे पीछे किए गए। मतलब T1 T2 T3 यही सेम यहाँ पर है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, रीड के बाद यहाँ का राइट हो रहा है, यहाँ पे रीड राइट एक साथ हो रहा है, फिर इसका राइट हो रहा है। ओके, तो जरा हम लोग यहाँ पर सपोज ये जो राइट कर रहा है वैल्यू, सपोज ये ए को सेट कर रहा है से 10, ये ए को सेट कर रहा है से 100, और ये ए को सेट कर रहा है से 20। ओके, तो यही सेम का सेम ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये ए को क्या सेट करेगा 10, और ये 100, और ये 20। ओके, सॉरी दिस इज 20। दोस्तों यहां पर अब आप देखिएगा कि अगर मैं इस शेड्यूल को सपोज एग्जीक्यूट कराता हूं, इनिशियली सपोज ए का वैल्यू है 50। दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में इनिशियली ये जो T1 रीड करेगा तो क्या रीड करेगा, 50 रीड करेगा, करेक्ट। तो इनिशियली ए का वैल्यू 50 होगा, फिर उसके बाद जब ये राइट होगा तो ए का वैल्यू 50 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर ये जब राइट करेगा तो 100 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये जब राइट करेगा तो 100 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब ये पूरा ट्रांजैक्शन दोस्तों एग्जीक्यूट, ये तीनों ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, मतलब इस शेड्यूल के कंप्लीशन के बाद ए का फाइनल वैल्यू हमें मिल रहा है 20, मतलब डेटाबेस में ए का फाइनल वैल्यू 20 मिल रहा है। अब इसके बाद कोई दूसरा ट्रांजैक्शन अगर फ्यूचर में आता है तो वो 20 रीड करेगा, राइट। और ए इनिशियली यहाँ पे जो भी रीड हो रहे थे उसमें 50 रीड किया जा रहा है T1 के द्वारा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं। इनिशियली ए का वैल्यू क्या था 50 था, करेक्ट। उसके बाद दोस्तों ये जब रीड परफॉर्म करेगा तो ये ए की वैल्यू क्या रीड करेगा 50, करेक्ट। तो यहां पर भी दोस्तों आप देखोगे 50 रीड हो रहा है, यहां पर भी 50 रीड हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये राइट कर दे रहा है, ए को 10 कर दे रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर यस 50 को दोस्तों ये क्या कर देगा 10 कर देगा। फिर ये क्या करेगा 10 को 100 कर देगा,
फिर उसके बाद ये क्या करेगा, उसको 20 कर देगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाहे ये शेड्यूल हो चाहे ये शेड्यूल हो, दोनों ही केस में जो भी वैल्यू रीड हो रही है वो सेम है। मतलब यहाँ पर ट्रांसैक्शन जो रीड कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही ट्रांसैक्शन रीड कर रहा है, तो ये जो रीड कर रहा है 50 रीड कर रहा है, ये भी 50 रीड कर रहा है, और दोनों शेड्यूल कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनल डेटाबेस में वैल्यू भी सेम जा रही है, मतलब 20 और 20। तो जरा मुझे सोच के बताना, अगर हर एक ट्रांसैक्शन दोस्तों वही सेम वैल्यू रीड कर रहा है जो यहाँ पर रीड हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांसैक्शन दोस्तों रीड परफॉर्म कर रहे हैं एक ही कर रहा है, और भी मल्टीपल कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के जरिए आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर T1 जो रीड कर रहा है, यहाँ पर भी T1 वही रीड कर रहा है, और पूरा शेड्यूल खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर जो एक वैल्यू सेट हो रहा है, यहाँ पर भी एक सेट हो रहा है। तो आपको इसके अलावा और क्या चाहिए? यही तो इफ हुआ ना कि दोनों शेड्यूल इक्विवेलेंट है। हमें तो यही देखना होता है ना कि फाइनल डेटाबेस में जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, दो शेड्यूल इक्विवेलेंट का हम बोलेंगे जब दोनों सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों दो शेड्यूल को इक्विवेलेंट तब कहा जाएगा जब दोनों शेड्यूल इक्विवेलेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फाइनल डेटाबेस में वैल्यू सेट कर रहे हैं सेम, और जो भी रीड ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन में वो सेम वैल्यू रीड कर रहे हैं दोनों शेड्यूल में। इज दैट क्लियर? सो यहां पर अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करोगे कि ये इवन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, लेकिन ये दोनों शेड्यूल में दोस्तों क्योंकि सेम वैल्यू रीड हो रही है और सेम वैल्यू सेट हो रही है फाइनल डेटाबेस में, और इसलिए अगर फ्यूचर में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आता है तो चाहे ये शेड्यूल रन हो चाहे ये शेड्यूल रन हो, दोनों से जो फाइनल डेटाबेस में वैल्यू जा रहा है वो 20 है। तो इसकी वजह से आगे आने वाले जो ट्रांजैक्शन है वो भी वैल्यू क्या रीड करेंगे? 20 रीड करेंगे। यस और नो? तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इवन दो ये जो हमारे पास शेड्यूल है ये इस शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों इसमें पहले क्या हो रहा है, इसमें इसका राइट हो रहा है फिर इसका राइट हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले T1 का राइट हो रहा है फिर T2 का राइट हो रहा है, इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स स्वैप कर दिए गए, इसलिए दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे कि इसने 100 लिखा, तो इसने 100 लिखा, लेकिन दोस्तों उस 100 को कोई यूज नहीं किया किसी ने। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसने 100 लिखा, इसने 10 लिखा, लेकिन ये दोनों को कोई यूज नहीं कर रहा है, मतलब ना तो कोई 10 रीड कर रहा है ना तो कोई 100 रीड कर रहा है। हाँ, ये जो फाइनली दोस्तों 20 सेट कर रहा है इसको फ्यूचर में कोई रीड कर सकता है, लेकिन ये दोनों के दोस्तों जो भी राइट है इन्हें कोई भी आगे रीड नहीं करने वाला। यस, मतलब इसमें कोई रीड नहीं कर रहा है और आगे भी कोई नहीं करेगा, बिकॉज उसको ये ओवरराइड कर दे रहा है। यस और नो? तो इसलिए दोस्तों अगर हम लोग ये दोनों को स्वैप भी कर दे, मतलब ये राइट नीचे कर दे और ये राइट ऊपर भी कर दे, तो ये जो हमें मिल रहा है ये भी एग्जैक्टली वही इफेक्ट ला रहा है जो ये ला रहा था। क्यों ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ दिस ब्लाइंड राइट। ये दोस्तों है ब्लाइंड राइट। ब्लाइंड राइट का क्या मतलब होता है? राइटिंग विदाउट रीडिंग। मतलब ये जो दोस्तों राइट परफॉर्म किया गया है ये बिना रीड का किया गया है, ये सिर्फ लिख रहा है, इसके ऊपर इसने क्या पढ़ा क्या? नहीं, और ना ही दोस्तों ये आगे कुछ पढ़ रहा है। ओके, मतलब ये जो भी लिख रहा है इसको ये खुद भी नहीं पढ़ रहा है और आगे कोई दूसरा भी नहीं पढ़ रहा है। तो ब्लाइंड राइट का सिंपल सा मतलब होता है कि राइटिंग विदाउट रीडिंग, मतलब राइट के पहले कोई रीड नहीं है। तो ये दोस्तों जो राइट है ये ब्लाइंड राइट है। इज दैट क्लियर? तो ब्लाइंड राइट की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि अगर बिना पढ़े अगर कुछ लिखा जा रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसे राइट की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, ऐसे राइट की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर ये राइट और ये राइट और ये राइट, 3 राइट है, लेकिन ये 2 राइट को कोई यूज नहीं कर रहा आगे। तो इसलिए आप इनके ऊपर ध्यान ही मत दो। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हर एक जो ट्रांजैक्शन जो रीड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए और फाइनल डेटाबेस में जो वैल्यू है वो सेम जानी चाहिए। अगर ये 2 चीजें भी हमने गेन कर ली ना तो मोर देन सफिशिएंट है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं कि हर एक जो ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझिएगा, हर एक ट्रांजैक्शन जो भी रीड कर रहा है, अगर मेरे पास 2 शेड्यूल है से S1 और S2, S1 के अंदर ट्रांजैक्शंस जो भी वैल्यू रीड कर रहे हैं, अगर दोस्तों S2 में भी ट्रांजैक्शंस वही वैल्यू रीड कर रहे हैं और S1 में फाइनल में डेटाबेस में वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू सेट हो रही है S2 में भी वही सेट हो रही है, तो हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर बीच में दोस्तों ऐसे कुछ राइट्स आ रहे हैं जिनका यूज ही नहीं किया जा रहा है, अगर इन राइट्स का क्या मतलब है, इनको कोई रीड ही नहीं कर रहा है, तो ये तो फालतू के राइट हुए। लेकिन दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है वो इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो कहता है कि इनके ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए जबकि उसकी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ये कहता है कि यहां पर अगर T2 का राइट पहले हुआ है और फिर T1 का हुआ है तो जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट दूसरा शेड्यूल होगा उसमें भी T2 का पहले होना चाहिए फिर T1 का होना चाहिए, जबकि ऐसे राइट्स का कोई महत्व ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। तो क्यों इनको इनके ऑर्डर से हमें लेना देना है?
तो दोस्तों अब नया कंसेप्ट आता है व्यू इक्विवेलेंट का। सो व्यू इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है ये थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, ये ब्लाइंड राइट्स के ऊपर भी ध्यान देता है, जबकि उसमें हमें ऐसे केसेस में केयर करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसे केसेस में, ओके, कहीं कहीं केयर करने की जरूरत होती है, मैं आगे आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो राइट दोस्तों है, राइट ऐसे राइट्स हो सकते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं हो रहा है आगे। तो दोस्तों ऐसे राइट्स के पेयर्स में आपको ऑर्डर के बारे में कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हमें किन ऑर्डर्स को कंसर्न करने की जरूरत है? रीड ऑपरेशंस को। हमें बस ये देखना चाहिए कि हर एक जो रीडिंग है वो सेम हो दोनों ट्रांजैक्शन में, मतलब दोनों शेड्यूल में ट्रांजैक्शन सेम वैल्यू रीड करे। और दूसरी चीज, फाइनल जो डेटाबेस में वैल्यू जा रही है वो सेम जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आता है तो उसे वो सेम वैल्यू मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हम लोग कहेंगे दोस्तों दोनों शेड्यूल जो है वो इक्विवेलेंट है और ऐसे शेड्यूल को व्यू इक्विवेलेंट कहा जाता है। सो कंसेप्ट दोस्तों क्या है जरा आप समझिएगा कि इफ एवरी रीड एक्शन in one of the schedules its source is the same in the other schedule। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अगर जो रीड एक्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल में, वो सारे के सारे रीड एक्शन मतलब रीड ऑपरेशंस, उनके लिए दोस्तों जो सोर्स है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, इफ एवरी रीड एक्शन इन वन ऑफ द शेड्यूल्स इट्स सोर्स इज सेम इन द अदर शेड्यूल। मतलब यहां पर देखोगे आप, ये जो रीड ऑपरेशन है इसका सोर्स क्या है? इनिशियल डेटाबेस में जो भी वैल्यू रहेगा, राइट। यहां पर भी दोस्तों ये जो रीड ऑपरेशन है ये इनिशियल डेटाबेस का वैल्यू रीड कर रहा है, करेक्ट। क्यों इनिशियल डेटाबेस का वैल्यू रीड कर रहा है? क्योंकि इसके पहले कोई राइट नहीं है ना, तो वो जो डेटाबेस में स्टोर है वही वैल्यू रीड करेगा, करेक्ट। अगर समझो आगे और भी रीड होते थे तो हमें देखना होता था। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रीड है, तो दोस्तों ये रीड किसकी वैल्यू करेगा? यहां पर जो राइट हुआ है उसकी, करेक्ट। तो ये रीड इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा यहां पर भी जो रीड है दोस्तों वो इसी के ऊपर डिपेंड करे। आप समझ रहे हो? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ये रीड दोस्तों यहां पर है तो देखेंगे आप, ये राइट के बाद ये जो रीड है ये लिखा हुआ रीड करेगा, करेक्ट। ये तो मैंने जस्ट ऐसे एग्जांपल दिया बताने के लिए कि इसका मतलब क्या है कि अगर जितने भी रीड ऑपरेशंस हैं उनके जो सोर्सेस हैं, मतलब रीड कहां से कर रहे हैं, अगर दोनों शेड्यूल में सेम है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट है। और अगर आपको दोस्तों इतना समझ चुका है तो जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझा कि इसमें जो है सेम वैल्यू रीड हो रही है ना, यहां पर भी रीड सोर्स सेम है, यहां पर भी रीड सोर्स सेम है। और हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि जो फाइनल राइट्स है दोनों में वो सेम ट्रांजैक्शन करे। मतलब यहां पे अगर T3 फाइनल राइट कर रहा है और यहां पर भी T3 फाइनल राइट कर रहा है तो दोनों सेम शेड्यूल में सेम ही डेटाबेस में वैल्यू जाएगी फाइनल, करेक्ट। तो हम लोग फाइनल राइट्स में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में अगर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आके इसी वेरिएबल को रीड करता है तो वो भी ट्रांजैक्शन सेम वैल्यू रीड करे दोनों शेड्यूल की वजह से। मतलब ये शेड्यूल भी अगर फाइनल डेटाबेस में सेम वैल्यू लेकर जाता है, ये भी वही लेकर जाता है, तो आगे आने वाले ट्रांजैक्शन भी वही सेम वैल्यू रीड करेंगे। इसलिए दोस्तों हम लोग कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं, अब मैं आपको एक आगे एग्जांपल के जरिए बताता हूं। देखो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट जो है, अब आपको ये समझ गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इन ब्लाइंड राइट्स पे ध्यान देता है जबकि उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। व्यू इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि सिर्फ आप ये ध्यान दो कि रीड ऑपरेशंस जो हैं उनके सोर्सेस सेम है कि नहीं, और अगर सोर्सेस सेम है तो दोनों शेड्यूल में दोस्तों सारे रीड ऑपरेशन सेम वैल्यू रीड करेंगे। और हमें यही तो चाहिए कि रीड जो डेटा रीड हो रही है वो सेम हो। और इसलिए अगर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दो शेड्यूल्स, इन्हें देखिएगा। इस शेड्यूल में दोस्तों हमारे पास ये 3 ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन है। तो अभी जो एग्जांपल दिखाया था उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये सीरियल शेड्यूल है। यहाँ पर देखो तीनों हो रहे हैं ऑपरेशन, फिर ये 2 T2 के, फिर ये 2 यहाँ पर T3 के। इन्हीं सारे ऑपरेशंस को यहाँ पर इंटरलीफेशन में किया गया। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो रीडिंग के सोर्सेस हैं, यहाँ पे रीडिंग के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ का रीड ऑपरेशन, यहाँ पर रीड है, इनिशियल डेटाबेस का वैल्यू रीड करेगा, यहाँ पर भी ये इनिशियल डेटाबेस का वैल्यू रीड करेगा। अब देखोगे इसके बाद फाइनल डेटाबेस में कौन राइट कर रहा है, T3। यहाँ पर भी फाइनल डेटाबेस में कौन राइट कर रहा है, T3। इसलिए दोनों शेड्यूल में दोस्तों फाइनल डेटाबेस में जाने वाली वैल्यू भी सेम रहेगी और सारे रीडिंग जो एक्शंस हैं उनके सोर्सेज भी सेम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू दिस सीरियल शेड्यूल। समझिएगा ध्यान से, ये शेड्यूल दोस्तों इसके व्यू इक्विवेलेंट है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि ये एक सीरियल शेड्यूल है, एक नॉन सीरियल शेड्यूल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है जो उसके व्यू इक्विवेलेंट है। इसका मतलब दोस्तों कि ये अगर सीरियल शेड्यूल है तो सीरियल शेड्यूल हमेशा करेक्ट होता है, और अगर ये इसके व्यू इक्विवेलेंट है इसका मतलब यहां पर जो जो रीडिंग हो रही है, जो जो रीडिंग के सोर्सेस हैं वही सेम यहां पर भी वही सारे रीडिंग के सोर्सेस हैं। और ये जो फाइनल डेटाबेस में वैल्यू सेट करेगा ये भी वही फाइनल डेटाबेस में वैल्यू सेट करेगा। इसलिए इसका इफेक्ट एक सीरियल शेड्यूल के इफेक्ट के इक्विवेलेंट है। और इसलिए अगर दोस्तों किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल का इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इफेक्ट के इक्विवेलेंट हो तो हम कहेंगे वो शेड्यूल क्या है, सीरियलाइजेबल है।
और इस केस में दोस्तों हम कहेंगे ये शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है। सो ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई शेड्यूल दोस्तों सीरियलाइजेबल है तो आइदर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो या व्यू सीरियलाइजेबल हो। लेकिन दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ब्लाइंड राइट्स के ऊपर भी ध्यान देता है, मतलब ये राइट्स पे ध्यान देता है जिनकी कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यूज को कोई रीड नहीं कर रहा है। व्यू सीरियलाइजेबल उसको थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्टिव बनाता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, व्यू सीरियलाइजेबल बोलता है सिर्फ तुम रीडिंग सोर्सेज पे ध्यान दो। और इस तरह दोस्तों अगर हम लोग देखें कि कोई शेड्यूल सीरियलाइजेबल है कि नहीं, मतलब क्या वो एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं, तो बस इतना पता करना होगा हमें क्या वो व्यू सीरियलाइजेबल है या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। दोनों में से अगर एक भी हुआ तो वो सीरियलाइजेबल है। इज दैट क्लियर? अगर दोस्तों कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, अगर कोई शेड्यूल क्या है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, तो दोस्तों ऐसे शेड्यूल में सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस एक सीरियल शेड्यूल के अंदर, मतलब जो भी हमारे पास नॉन सीरियल शेड्यूल रहेगा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के जो भी ऑर्डर है वो एक सीरियल शेड्यूल में के इक्विवेलेंट होंगे, मतलब एक सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करेगा जिसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के वही डायरेक्शन होंगे, राइट। इसलिए दोस्तों जो रीडिंग, हर एक रीड ऑपरेशन के जो सोर्स होंगे ना, ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एक नॉन सीरियल के लिए एक ऐसा सीरियल एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर सेम, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन सेम ऑर्डर में है, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब दोस्तों ये भी होता है कि रीडिंग, जो भी रीड ऑपरेशन है उनके लिए जो सोर्सेस हैं वो दोनों शेड्यूल में सेम होंगे, मतलब नॉन सीरियल और सीरियल में। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मैं कह रहा हूं कि एक शेड्यूल S1 है और एक शेड्यूल S2 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये जो, ठीक है चलो यहां पर हमारे पास दोस्तों S1 जो है ये नॉन सीरियल है, यहां पर मैं लिख देता हूं नॉन सीरियल, और ये है सीरियल। मैं कह रहा हूं दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, ओके। और यहां पर क्योंकि ये नॉन सीरियल है और ये सीरियल है, मतलब इस नॉन सीरियल के लिए एक सीरियल से शेड्यूल एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, इसलिए ये नॉन सीरियल शेड्यूल दोस्तों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ये नॉन सीरियल शेड्यूल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नॉन सीरियल शेड्यूल के लिए यूज करते हैं टर्म, ओके। मतलब एक नॉन सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल है जो उसकी जो उसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, तो हम लोग कहेंगे नॉन सीरियल जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल, ओके। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसे केसेस में जो भी रीडिंग ऑपरेशंस हैं उनके जो सोर्सेस हैं, मतलब रीड कहां से कर रहे हैं, जो यहां पर होंगे वही यहां पर होंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के ऑर्डर सेम है ना। इज दैट क्लियर? इसलिए हर एक जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल होगा दोस्तों, अगर दो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है तो वो व्यू इक्विवेलेंट भी होंगे, और अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, तो आपको ये देखना होगा क्या उसके अंदर ब्लाइंड राइट्स है कि नहीं। तो ब्लाइंड राइट्स है, फिर आप ये चेक करो क्या आप ऐसा एक सीरियल शेड्यूल फाइंड कर सकते हो जिसमें सारे रीडिंग के जो सोर्सेस है वो सेम हो इस नॉन सीरियल शेड्यूल के, जो भी आपको दिया गया रहेगा, तब हम लोग कहेंगे दोनों क्या है, व्यू इक्विवेलेंट है। सो दोस्तों अगर कोई ऐसा शेड्यूल है जो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है लेकिन व्यू है, तो जरूर वहां पे ब्लाइंड राइट्स होगा, क्योंकि वो हो ही उसी की वजह से रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्लाइंड राइट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, व्यू उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज व्यू सीरियलाइजेबल, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं, सॉरी, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है, बट ऐसे केसेस में दोस्तों ब्लाइंड राइट्स का होना 100% कंपलसरी है। मतलब ऐसा आपको कोई भी शेड्यूल नहीं मिलेगा जिसमें ब्लाइंड राइट्स नहीं है लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मतलब नहीं है, पर ब्लाइंड व्यू सीरियलाइजेबल है, ओके। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आगे मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझा दूंगा तो शायद आपको बेटर समझ जाए। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ये भी समझ गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी रिलेशनशिप को अच्छे से एक बार डिटेल में देख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है ये एक सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट है, और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज व्यू सीरियलाइजेबल। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि a schedule S is said to be view serializable if it is a view equivalent to a serial schedule, मतलब this non-serial schedule is a view equivalent to this schedule, hence it is conflict serializable। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैं S की बात कर रहा हूँ ये S एक नॉन सीरियल शेड्यूल है, तो अगर एक नॉन सीरियल शेड्यूल की व्यू इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल है तो ये नॉन सीरियल शेड्यूल हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये एक व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। ये क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। इज दैट क्लियर? और अगर दोस्तों हमारा शेड्यूल चाहे व्यू सीरियलाइजेबल हो चाहे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो,
दोनों केसेस में वो सीरियलाइजेबल होगा। मतलब अगर आपको ये पूछा गया कि वेदर द गिवन शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट, तो आपको चेक करना है कि क्या वो व्यू सीरियलाइजेबल है या वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो दोनों में से कोई भी रहा तो चलेगा। इज दैट क्लियर? तो कैसे चेक करोगे कि व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं? उसके लिए दोस्तों 3 कंडीशंस आपको देखनी है। ये जो सीरियल शेड्यूल है, सॉरी ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, इसके लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल होना चाहिए जिसमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। और 3 कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि लेट S and S' बी 2 शेड्यूल्स विद द सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस। मतलब दोनों शेड्यूल में सेम ट्रांजेक्शन होने चाहिए। यहाँ पर भी वो T1 T2 T3 है, यहाँ पर भी T1 T2 T3 है विद सेम ऑपरेशंस। ओके, मतलब यहाँ पर जो ऑपरेशंस है वही सेम यहाँ पर भी है। S and S' आर व्यू इक्विवेलेंट इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर मेट फॉर ईच डेटा आइटम X। सो पहला कंडीशन दोस्तों क्या लिखा गया, देखो, इफ इन द शेड्यूल S ट्रांजेक्शन Ti रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ X। जैसे यहाँ पर देखोगे वेरिएबल A है तो T1 इनिशियल वैल्यू ऑफ A रीड कर रहा है, मतलब डेटाबेस है। इनिशियल वैल्यू का मतलब डेटाबेस है। ओके, देन इन द शेड्यूल S' मतलब जो दूसरा शेड्यूल है उसमें भी सेम ट्रांजेक्शन Ti, मतलब जैसे यहाँ पे T1 है तो यहाँ पर भी T1 ऑल्सो ट्रांजेक्शन Ti मस्ट रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस इज X नॉट Q। ओके, मस्ट रीड इनिशियल वैल्यू ऑफ X। ओके, मतलब यहाँ पर भी दोस्तों जो जैसे यहाँ पर X नाम है, यहाँ पर A है, तो T1 में A जो है दोस्तों इनिशियल वैल्यू यहाँ पे रीड की जा रही है एक ही, यहाँ पर भी इनिशियल वैल्यू रीड की जा रही है। सेकंड क्या है कि इफ इन द शेड्यूल S ट्रांजेक्शन Ti executes read X and that value was produced by the transaction Tj, मतलब Tj is a writer and Ti is reader, then in the schedule S' also transaction Ti must read the value X that was produced by the same write X operation of the transaction Tj। मतलब अगर S में Ti जो रीडर है उसके लिए राइटर जो था दोस्तों वो Tj है, मतलब Tj का लिखा हुआ Ti पढ़ता है, तो S' में भी Tj का ही लिखा हुआ Ti पढ़ना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बात क्या हुई, रीडिंग सोर्स सेम होना चाहिए दोनों में। इज दैट क्लियर? और आखिरी वाला दोस्तों क्या पॉइंट लिखा जा रहा है, द ट्रांजेक्शन इफ एनी दैट परफॉर्म्स अ फाइनल राइट X ऑपरेशन इन शेड्यूल S मस्ट ऑल्सो परफॉर्म द फाइनल राइट X ऑपरेशन इन द शेड्यूल S'। मतलब यहां पे आप देखोगे फाइनल राइट कौन परफॉर्म कर रहा है, तो डेटा वेरिएबल A के ऊपर T3, तो यहां पर भी कौन परफॉर्म कर रहा है, T3। मतलब फाइनल जो राइटर्स होंगे किसी वेरिएबल पे वो दोनों शेड्यूल में सेम होने चाहिए, और हर एक रीडिंग जो दोस्तों सोर्स है वो भी सेम होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे हम दोस्तों व्यू सीरियलाइजेबल कोई शेड्यूल है कि नहीं, व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं। जब हम लोग कहते हैं 2 शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंट है तो वो दोनों शेड्यूल नॉन सीरियल भी हो सकते हैं या उसमें से एक सीरियल और एक नॉन सीरियल भी हो सकता है। ओके, लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि द गिवन शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, तो वो जो शेड्यूल है वो नॉन सीरियल है और उसके लिए एक ऐसा सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है जो उसके व्यू इक्विवेलेंट है। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल में क्या रिलेशनशिप है।